नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे, जिससे मैंने आपको बताया था कि ईवीएस के दो सेक्शन हैं। एक आपका शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडोलॉजी है और दूसरा आपका एनसीईआरटी किताबों का समावेशन है। अभी हम लोग शिक्षा शास्त्र पेडोलॉजी को पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात हम लोग एनसीईआरटी की बुक को भी कवर करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पेडोलॉजी के संदर्भ में हम अगले टॉपिक डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आपको मैं सिलेबस वाइज हम पूरा करवा रहे हैं। अगला टॉपिक है गतिविधियां। देखिए, अब जो पेडोलॉजी या शिक्षा शास्त्र कह लीजिए, उस सेक्शन के कुछ छोटे मोटे महत्वपूर्ण बिंदु रह जाते हैं, उनको हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हमारा ये शिक्षा शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, गतिविधियों की बात करें तो सिंपल सी बात है, आप अपनी कक्षा में या विद्यालय में विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, या उनको जो चीज़ हम सिखाते हैं बिल्कुल आसानी से वो सीख जाएं, उसकी समझ बनाने के लिए बच्चों को गतिविधियां कराई जाती हैं। इनको ही हमें समझना है या उन्हें ही हम गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो हम हथकंडा अपनाते हैं या जो हम तरीका अपनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गतिविधियों का नाम देते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। देखिए, मैंने क्या कहा, सीखने और सिखाने के लिए या सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो कार्य हम करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, अब गतिविधियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अभी आप देखिए, आराम से आप समझ जाएंगे। दो प्रकार की गतिविधियां होती हैं। पहली गतिविधि है कक्षा के अंदर कह लीजिए या कक्षा के भीतर की जाने वाली गतिविधियां। कक्षा के अंदर या कक्षा के भीतर की गतिविधियां, जरा इनको हम समझते हैं और इनको हम कैसे याद करेंगे उसको हम जरा समझते हैं। देखिए, कक्षा के अंदर आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, कौन कौन सी गतिविधि करा सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे बच्चा चीजों को बेहद आसानी से सीख जाए, इन्हीं को हम कहते हैं कक्षा के भीतर की गतिविधियां। जैसे इसमें पहला है, अब ध्यान समझिएगा आप लोग। पहले को हम कहते हैं चर्चा कराना, या इसी का नाम एक है वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद उल्टा लिखिए, समझ जाइएगा। और या तो इसी को कहते हैं संवाद। ठीक है, अब जरा इसको गौर कीजिएगा। देखिए, किसी भी मुद्दे में कक्षा के भीतर सभी बच्चों के या सभी बच्चों के बीच अगर हम कोई टॉपिक रखते हैं और उस पर वाद विवाद कराते हैं तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा के छोटे बच्चे हैं, उनसे आप कह दीजिए कि बेटा बताओ विद्यालय की सफाई कैसे होगी। चलो, अब आप सब बच्चे लोग हो, चलिए आप इधर वाले बताइए, कुछ बच्चे मतलब लड़कियों का ग्रुप, लड़कों का ग्रुप, या आप उसमें समूह विभाजन कर दीजिए। चलो बेटा बताओ कैसे होगा। अब वाद विवाद, उसमें कोई कहेगा सर ये कर दें, ये कर दें, दूसरा कहेगा नहीं नहीं सर ऐसे से करते हैं, गंदा पानी पहले बहाते हैं फिर कचरा साफ करते हैं, तीसरा कहेगा सर गंदा पानी की निकासी अच्छे से कर देते हैं, चौथा कहेगा सर प्लास्टिक वगैरह स्कूल में ना फेंकें, फूल वगैरह लाएं, साफ सफाई विशेष ध्यान दें। ऐसे ही चर्चा परिचर्चा से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे जो बच्चे एक दूसरे से आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, तो एक एक्टिविटी हुई या गतिविधि हुई जिसके माध्यम से आपने एक टॉपिक बच्चों में बेहतर तरीके से उनको सिखा दिया, जो कि बच्चों द्वारा ही निकल के आया था। ठीक है, तो वाद विवाद हो गया, संवाद हो गया, या कह लीजिए चर्चा एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से आप बच्चों को शामिल करके बेहतर तरीके से उनको चीजों को सिखा सकते हैं और बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चीज को सीखेगा। ठीक है, दूसरी बात है प्रस्तुतिकरण। अब जरा इसको समझिएगा, ये प्रस्तुतिकरण का क्या अर्थ है। देखिए, कक्षा के भीतर की जाने वाली गतिविधियों में दूसरा हमारा है प्रस्तुतिकरण। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी बच्चे से आप किसी मुद्दे पे उसको अवसर दीजिए, यानी कि छात्रों की
भागीदारी या कह लीजिए इनको अवसर। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम बच्चों को अवसर देते हैं, वे अपनी बातों को रखें, किसी मुद्दे पे उनके अपने क्या विचार हैं उन विचार को रखें और अपने विचारों से सबको संतुष्ट करने का प्रयास करें। साथ ही साथ अन्य बच्चों को ये निर्देश देता है या अन्य बच्चों से कहा जाता है कि जो भी एक बच्चा बता रहा है आप उस पर तर्क वितर्क कीजिए, ये चीजें कैसी हैं, ऐसी हैं तो वैसी हैं। तर्क वितर्क के साथ साथ आप जैसे देखिए, जब बच्चे तर्क वितर्क करेंगे तो बेहतरीन तरीके सीखेंगे, और एक बच्चा जब कुछ प्रस्तुत करेगा या कुछ बोलेगा तो बोलने के साथ साथ उसकी वाक पटुता या कर लीजिए उसकी अभिव्यक्ति का विकास होगा, और साथ ही साथ उसे अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा। ठीक है, अपनी योग्यता दिखाने का अवसर उसे मिलेगा। तो ये एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं या हम भी कुछ बता सकते हैं। ठीक है, अगला आपका है निर्देशन। देखिए, निर्देशन जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, इसमें पूरी पूरी भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। और शिक्षक करता क्या है, ध्यान समझिएगा। निर्देशन के अंतर्गत शिक्षक या एक शिक्षक सभी प्रकार की त्रुटियों में, जो बच्चों से त्रुटियां होती हैं सभी प्रकार की त्रुटियों में बच्चों की सहायता करता है तथा उन्हें बराबर प्रेरित करता रहता है किसी नए लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ या किसी नए लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। निर्देशन एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से प्रत्येक शिक्षक बच्चों में आई त्रुटियों को समझता है, उनको दूर करता है और बच्चों को लक्ष्य के प्रति या उनको क्या सीखना है, कौन कौशल जानना है, उसके प्रति उन्हें बराबर मोटिवेट करता है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है और बच्चे चीजों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, ये सब कक्षा के भीतर है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला है प्रश्नोत्तर विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जिसको सुकरात ने दिया था, या कर लीजिए कि प्रश्नोत्तर कौशल कह लीजिए या प्रश्नोत्तर। समझिए, देखिए इसमें क्या होता है कि शिक्षण के दौरान बच्चा प्रश्न पूछता है जिससे जब शिक्षक उसके प्रश्न का उत्तर दे देता है और उसको संतुष्ट कर देता है तो प्रत्येक बच्चे का नॉलेज जो है बिल्कुल सुदृढ़ होता है। क्या होता है? सुदृढ़। ठीक है, प्रत्येक बच्चे का नॉलेज सुदृढ़ और स्थायी होता है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। प्रश्न पूछने से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही साथ उनके ज्ञान में स्थायित्व या अस्थायित्वपन आता है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, पठन पाठन संबंधित जब बच्चे कोई प्रश्न पूछते हैं शिक्षण के दौरान, तब बच्चों में ये देखा जाता है कि उनकी सोचने समझने की जो शक्ति थी वो तीव्रता से बढ़ती है। जैसे अगर कोई प्रश्न कक्षा में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चा अगर अचानक कोई प्रश्न पूछा, आप उसको तुरंत उसका उत्तर दे देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा और ये समझ जाएगा कि इसका उत्तर यही होता है, और उसके दिमाग में वो चीज एकदम स्थायी हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप कुछ क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं अचानक दिमाग कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप उसको पूछ लेते हैं और उसका आपको उत्तर मिल जाता है तो वो काफी दिन तक या कह लीजिए स्थायी रूप से आपके दिमाग में स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है? इसमें छात्र प्रश्न पूछते हैं शिक्षक से और प्रश्न पूछने के साथ साथ उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, स्थायित्व होता है, और साथ ही साथ एक शिक्षक बच्चों की त्रुटियों पर भी नजर रखता है। जैसे कभी कभी बच्चे निरर्थक प्रश्न पूछ लेते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये टॉपिक का प्रश्न है या नहीं, तो इसमें बच्चे शिक्षक जो है बच्चों की त्रुटियों पर भी निगाह रखता है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे के ज्ञान में स्थायित्व लाना या बच्चे के ज्ञान में स्थायित्व प्रदान करना। ठीक है, आखिरी देखिए, आखिरी गतिविधि है निर्माण करना, और ये सब की सब गतिविधि आप कक्षा के भीतर ही कर पाते हैं। जैसे देखिए, निर्माण करने में आ गया बच्चे से चार्ट पर टीएलएम बनवाना, कोई सामग्री आप टीएलएम वगैरह बनवा सकते हैं। बच्चों से ठोस टीएलएम बनवाना, ठोस टीएलएम बनवाना। बच्चों से वेस्ट टीएलएम बनवाना, वेस्ट टीएलएम मतलब जो ऐसी चीजें जिनका कोई उपयोग नहीं है, या कह लीजिए जो चीजें अस्थायी रूप से खराब हो चुकी हैं, उनको
री इन्वेंट करके नए नए उपकरण बनाना, सीखने सिखाने के लिए चीजें बनाना, ये सब किसमें था? निर्माण करने में। ठीक है, तो ये कुछ गतिविधियां थी जो कक्षा के भीतर कराई जा सकती हैं या कक्षा के भीतर होती है, जिससे हमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में काफी हेल्प मिलता है या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमें काफी मदद मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा जिसको हम समझते हैं। देखिए ये हो गया क्लियर। अब देखिए इसको समझने के पश्चात जिसको मिटाते हैं। देखिए अब हमारा दूसरा पॉइंट चलता है कक्षा के बाहर की गतिविधियां। कक्षा के बाहर की गतिविधियां, ये तो भीतर था ना, कक्षा के बाहर की गतिविधियां यानी कि बाहर कौन कौन सी गतिविधि करा सकते हैं जिससे बच्चा सीखे और उसकी के लिए सीखने की क्षमता उसकी वृद्धि हो उसमें। देखिए पहला है साहित्यिक गतिविधियां। अब ये साहित्यिक गतिविधियां क्या है, जरा इस पे गौर कीजिएगा, आसानी से समझते हैं चीजों को हम। देखिए साहित्यिक गतिविधियां मतलब ये है बच्चों से बाहर मैदान में बैठा करके वाद विवाद कराना, वाद विवाद के साथ साथ चर्चा कराना, उनमें निबंध प्रतियोगिता कराना, निबंध प्रतियोगिता कराना। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी जिसे उनमें बच्चों में हम लेखन प्रतियोगिता कराना, ऐसी प्रतियोगिताएं करा के उनमें हम साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन प्रक्रिया में अव्वल बना सकते हैं या पठन पाठन प्रक्रिया में बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साहित्यिक गतिविधियां। अगला है सामाजिक गतिविधियां। सामाजिक गतिविधियां मतलब ऐसी गतिविधि जहां बच्चे समाज के बीच रह करके नई नई चीजों को सीखें या उनके ज्ञान में वृद्धि हो। देखिए सामाजिक गतिविधियों की बात करें तो मेला हो गया, कोई आपका त्योहार हो गया, स्थानीय त्योहार हो गया, या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो गया। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करेंगे, इसमें बच्चे जाएंगे मेले में से जाएंगे तो मेले में वो तमाम प्रकार चीजों को देखेगा, उनसे सीखेगा। साहित्यिक कार्यक्रम में जाएगा तो वहां वो तमाम प्रकार चीज उसी को सीखेगा, सोशलाइजेशन को समझेगा, एक दूसरे की हेल्प की भावना को समझेगा। और अगर त्योहार की बात करें तो त्योहार को देख के भी वो समझेगा कि अच्छा हमारे समाज में ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है। जैसे कई त्योहार हमारे ऐसे हैं जो पेड़ों से संबंधित है, कई ऐसे हैं जो जीवों से संबंधित है, कई त्योहार ऐसे हैं जो माता पिता संबंधित है। तो सामाजिक कार्यों को भी बच्चा धीरे धीरे सीखेगा सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से। ठीक है, अगला देखिए है सांस्कृतिक गतिविधियां। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि हमें इसमें एक्चुअली करना क्या है। देखिए सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो जैसे नाटक हो गया, नाटक के बाद संगीत प्रतियोगिता हो गई, चित्रकला प्रतियोगिता हो गई। इसके माध्यम से बच्चे में संस्कृति का विकास होता है, हमारे भारत की संस्कृति क्या है उसका विकास होता है। जैसे तमाम प्रकार के हमारे यहाँ गायन शैली है उसको बच्चे सीखते हैं, नाटकों के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य हैं उनका एक इमेज बच्चों में आता है नाटक के थ्रू। जैसे जब वो रोल प्ले करते हैं, नाटक करते हैं या अपने आप को उस माहौल में लेके जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमारी संस्कृति क्या रही थी, क्या है और क्या होगी आगे। तो इससे भी बच्चों का विकास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए है शारीरिक गतिविधियां। अभी क्या है जरा इसको हम गौर से समझते हैं। देखिए शारीरिक गतिविधियों की बात करें तो पहला आपका आ गया व्यायाम, इससे बच्चों का शारीरिक विकास होता है। खेल कूद, देखिए व्यायाम आ गया, खेल कूद आ गया, और जितने भी आपके शरीर समझ जैसे स्काउट हो गया, पीटी हो गया, ये सब क्या है, ये सब बच्चों की ऐसी गतिविधियां हैं जो उनके शारीरिक विकास को बढ़ावा देती हैं। आखिरी है और इम्पोर्टेंट है भ्रमण संबंधित गतिविधियां। ये सवाल पूछता है। ठीक है, भ्रमण संबंधित गतिविधियां या भ्रमण की गतिविधियां। इसमें देखिए क्या होता है, बच्चों को आप स्थानीय भ्रमण करा दीजिए,
स्थानीय भ्रमण करा दीजिए, बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करा दीजिए, बच्चों को संग्रहालय दिखा दीजिए। ठीक है, बच्चों को जैसे कोई आप चीज दिखाना चाहते हैं आसपास के, बच्चों को बगीचे में घुमा दीजिए, बच्चों को आसपास के पार्क में घुमा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भ्रमण गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को काफी सारी चीजें सिखा देते हैं। जब बच्चा खुद देखता है तो उन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सीखता है। जैसे अगर आप बच्चे से कहते रहेंगे एक प्रदूषित नदी से पानी नहीं पी सकते, गंदा होता है, गंध देता है, तो बच्चा सीखेगा बट उस स्पीड से नहीं। अगर उसी बच्चे को तालाब के पास ले जाके दिखाइए, देखो बेटा गंदा पानी है, पीने योग्य नहीं है, कितना गंध दे रहा है, तो बच्चा जीवन भर नहीं भूलेगा। तो ये भ्रमण गतिविधि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल भी पूछता है साइकोलॉजी में, जब पूछेगा तो अगर जहां ऑप्शन आपको दिख जाए कि बच्चे को शैक्षिक भ्रमण करा दिया जाए या बच्चे को समाज में संग्रहालय के पास ले जाके दिखा दिया जाए, तो इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब जरा आप गौर कीजिएगा, दोनों प्रकार की गतिविधियों के देखने के बाद हमने ये चीज सीखा क्या, कि दोनों प्रकार की गतिविधियों का एक ही उद्देश्य है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास और बच्चे का भावनात्मक विकास, बच्चे का नैतिक विकास। तो सभी प्रकार की गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़े और हर एक चीज को सीखे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा है प्रयोग या प्रयोगशाला। ठीक है, या प्रायोगिक कार्य। तो अगला हमारा है प्रायोगिक कार्य। छोटा सा टर्म है, इसको हम समझ लेते हैं, प्रायोगिक कार्य। देखिए प्रायोगिक कार्य का मतलब यह है कि शिक्षण के दौरान बच्चे क्या होता है कि चीजों को पढ़ के जो सीखते हैं उससे ज्यादा अगर बच्चे करके सीखे तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो प्रायोगिक कार्य का विशेष उद्देश्य यही है कि प्रत्येक बच्चा करके सीखे या करके सीखने पर ये जोर देता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि किस प्रकार के कार्य में बच्चे करके सीखते हैं, तो प्रायोगिक कार्य। प्रयोग या प्रायोगिक कार्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अगर ज्यादा बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं या ज्यादा बच्चे प्रयोग करते हैं तो चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसको समझने के लिए प्रयोगशाला विधि होती है। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि की खासियत यही है कि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी या कह लीजिए विद्यार्थी दोनों कार्य को एक साथ करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, करते हैं और सीखते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी कि इसकी प्रयोगशाला विधि की या प्रयोग या प्रायोगिक कार्य की। प्रायोगिक कार्य समझ में आ गया, पठन पाठन की संपूर्ण क्रिया को या पठन पाठन की समस्त क्रिया को अगर बच्चे करके सीखते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रायोगिक कार्य या प्रयोग कार्य। ठीक है, देखिए अगला हमारा है टॉपिक, एक एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। देखिए इसमें एक छोटा टॉपिक चर्चा है, तो चर्चा तो हमने आपको बता ही दिया। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये देखिए यहां से सवाल पूछ लेता है कभी कभी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए इसका नाम है कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यू इवेल्युएशन, CCE। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। तो CCE का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है पहले वो समझ लीजिए। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सिंपल सी बात है, पहला ध्यान रखे रहिएगा, ये स्कूल आधारित मूल्यांकन होता है। अर्थात इस प्रकार के मूल्यांकन में स्कूल के शिक्षक ही मूल्यांकन करते हैं। स्कूल आधारित मूल्यांकन होता है। ठीक है, कौन करता है? स्कूल के शिक्षक, यानी कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है
उन्हीं शिक्षकों के द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहेगा। जिसमें देखिए सतत का अर्थ है लगातार, मतलब बिना रुके, कंटिन्यूअस, और व्यापक का अर्थ है विस्तृत रूप में। ठीक है, विस्तृत रूप में मतलब पूरा कवर अप करके। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सीधा अर्थ ये होता है कि ऐसा मूल्यांकन जो लगातार हो और सभी पहलुओं को कवर करते हुए चले। ठीक है, निरंतर मूल्यांकन जो सभी पहलुओं को कवर करके चलता है उसे हम क्या कहते हैं, CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब देखिए इसमें होता क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सीधा अर्थ यह है कि बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करना, बच्चों को रटंत प्रणाली से दूर रखना। रटंत, देखिए रटंत प्रणाली से दूर रखना यानी कि बच्चे चीजों को रटे ना, चीजों को समझे और समझ समझ के चीजों को वो सीखे। इसके साथ साथ इसमें उपचारात्मक और निदानात्मक पर जोर दिया जाता है। इसके विषय मैंने आपको कल बताया था। उपचारात्मक का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे की किसी भी कमजोरी को जान करके उसका इलाज कर देना क्या होता है, उपचारात्मक। और किसी भी कमजोरी को जानना और बच्चे को बता देना निदानात्मक। तो CCE में उपचारात्मक और निदानात्मक पर जोर दिया गया है या निदानात्मक शिक्षण पर जोर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि CCE पूरी तरह से बाल केंद्रित होती है। बाल केंद्रित मतलब पूरा CCE, ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, इसमें पूरी तरह से बच्चों को ध्यान में रख के या बच्चों को ध्यान केंद्रित करके ही ये आपका मूल्यांकन किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CCE। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें CCE की, जैसे इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म है उसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि इसमें बच्चों का जैसे स्कूली जीवन और साथ ही साथ उनके वास्तविक जीवन दोनों पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे स्कूली जीवन मतलब क्या, कैसा मूल्यांकन, किस प्रकार का मूल्यांकन। देखिए जैसे बच्चे का शैक्षणिक कार्य हो गया, बच्चे का कार्यानुभव हो गया, किसी विशेष विषय में उसको कितना क्या कौशल प्राप्त है और साथ ही साथ किस विषय में बच्चा आगे है, ये सब मूल्यांकन क्या हो गया आपका, ये हो गया स्कूली शिक्षण का मूल्यांकन या स्कूली ज्ञान का मूल्यांकन। ठीक है, किस किस पक्ष का, ज्ञान का हो गया, उसके कला का, उसके किसी विशेष क्षेत्र में बढ़ने का आगे का। अब दूसरी बात करें वास्तविक जीवन का मूल्यांकन, तो बच्चे के जीवन कौशल का मूल्यांकन, बच्चे के निष्कर्ष निकालने का मूल्यांकन, बच्चे के तुरंत सोचने समझने का मूल्यांकन, यानी कि बच्चा किसी समस्या में आने के पश्चात या किसी दुविधा में आने के बाद वो कैसे चीजों को टैकल करता है, उसकी भागीदारी, और साथ ही साथ वो बाहरी गतिविधियों में कैसे इन्वॉल्व होता है, इन सब चीजों का मूल्यांकन हम सतत एवं व्यापक के थ्रू करते हैं। ठीक है, बात नहीं समझ में आई। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चे का जो स्कूली ज्ञान है उसका भी मूल्यांकन हम करते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर बाहरी कौशल क्या है, उसके अंदर और कौन कौन सी विशेषता है, उसका भी मूल्यांकन हम CCE के थ्रू करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहेगा। CCE का ये उद्देश्य होता है या CCE के अंदर ये चीजें आती हैं, इस चीज को आप ध्यान रखे रहेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें दो चीजें आती हैं, मैंने कल आपको बताया था। एक मैंने आपको बताया था औपचारिक मूल्यांकन, कल मैंने आपको बताया था, और दूसरा मैंने आपको बताया था अनौपचारिक मूल्यांकन। ये भी आपका CCE के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आया है तो थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। देखिए औपचारिक मूल्यांकन मतलब वो होता है जो परीक्षाएं होती हैं, जो समयबद्ध होती हैं और जो सत्र के अंत के दौरान होती है। ठीक है, अनौपचारिक मूल्यांकन की बात करें तो ये कक्षा शिक्षण के दौरान कभी भी हो सकता है। जैसे अगर आपके शिक्षक आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए शेर की कहानी, अचानक उन्होंने पूछ लिया कि बताओ बेटा शेर क्यों दहाड़ा, चूहा क्यों भागा या सभी जानवर क्यों डर गए, तो वो होता है अनौपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन कक्षा शिक्षण के दौरान लगातार चलता रहता है। वही औपचारिक मूल्यांकन की बात करें तो वो सत्र के दौरान या निश्चित समय अवधि के दौरान चलता है।
इसमें प्रश्नोत्तर, लिखित, मौखिक, इसके साथ इसमें समय की पाबंदी रहती है, यहाँ पे समय की पाबंदी नहीं रहती। ठीक है, ये मैंने आपको कल अच्छे से समझा दिया था, तो इस चीज को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए एक चीज और है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक देखिए इसमें आता है कि सीखने का मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन? सीखने का। देखिए सीखने के मूल्यांकन को जरा आप गौर से समझिएगा। एक आता है सीखने का मूल्यांकन, एक आता है सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन, और एक आता है सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन। अब जरा आप गौर कीजिएगा, सीखने का मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, जरा इस चीज को आप समझिएगा। देखिए एक बच्चा पूरे साल क्या सीखा, शब्द से ही लग रहा है सीखने का मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन अंत में किया जाता है, बिल्कुल अंत में, बिल्कुल अंत में एक बच्चा क्या सीखा, कितना सीखा, उसको हम कितना सिखाना चाहते थे, अगर इसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सीखने का मूल्यांकन। ठीक है, क्या कहते हैं? सीखने का मूल्यांकन। आगे सीखने के रूप में मूल्यांकन, यहां पर बच्चे की गति प्लस उसमें क्या वृद्धि हो रही है इसका मूल्यांकन होता है। जैसे हम मूल्यांकन कर देख रहे हैं कि बच्चा कितनी स्पीड सीख रहा है, किस चीज को कितना जल्दी सीख पा रहा है, और उसके सीखने की गति बढ़ रही है कि घट रही है। अगर इस चीज को हम मूल्यांकन करेंगे तो उसको हम कहते हैं सीखने के रूप में मूल्यांकन। ठीक है, आखिरी है सीखने के लिए मूल्यांकन। तो सीखने के लिए मूल्यांकन जो होता है ये शैक्षणिक कार्य के दौरान होता है, शैक्षणिक कार्य के दौरान ये मूल्यांकन होता है। ठीक है, शैक्षणिक कार्य के दौरान ये मूल्यांकन होता है। इस चीज को जरा सा ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा, देखिए एकदम एकदम क्लियर कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए सीखने के मूल्यांकन को हम तीन रूप से समझते हैं। पहला, हमने साल भर बच्चे को पढ़ाया, लास्ट में हम परीक्षा ले रहे हैं बच्चा आज तक क्या क्या सीखा। सीखने का मूल्यांकन कब होता है? अंत में, बिल्कुल अंत में। ओके, अब हम ये देखते हैं जैसे कि जब हम सिखा रहे थे बच्चे को तो नोटिस करते हैं कि एक बच्चा बहुत तेजी सीख रहा है, एक बहुत स्लो सीख रहा है। ये स्लो क्यों सीख रहा है, ये तेज क्यों सीख रहा है? अगर इस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे तो सीखने के रूप में मूल्यांकन, कैसे सीख रहा है। ठीक, अगली बात, सीखने के लिए मूल्यांकन। हम बच्चे को जब सिखा रहे थे तो हमने देखा कि जब हमने ये मेथड अपनाया या ये मेथड लगाया तो बच्चा तीव्र गति सीख गया, दूसरे मेथड से स्लो सीख रहा था, अर्थात हमारा पहला मेथड बेस्ट है। मतलब सीखने के लिए हम खुद अपने आप सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कि शैक्षणिक कार्य के दौरान होता है। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रखिएगा और सवाल पूछे तब आराम से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये सीखने का मूल्यांकन, हमने सीसी देख लिया, हमने सीखने का मूल्यांकन भी देख लिया। आइए अब समझते हैं शिक्षण सामग्री। देखिए सभी टॉपिक इजी हैं तो इसको हम आज कवर कर देंगे। अब देखिए शिक्षण सामग्री से क्या तात्पर्य है, पहले समझिएगा ध्यान से। देखिए शिक्षण सामग्री से सिंपल या डायरेक्ट इसका मतलब यही है जो शिक्षक या जो पठन पाठन की क्रिया को आसान बनाते हैं या थोड़ा सा सुलभ बनाते हैं, उन सभी सामग्रियों को हम क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री, जो पठन क्रिया को आसान बनाती है और जो खोज व कह लीजिए कि खोज पे आधारित होती हैं, या कह लीजिए कि जो सरलता से प्राप्त हो जाए, उन सब क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री कहते हैं। एक चीज इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? जो भी शिक्षण सामग्री हो वो बच्चों के रुचि के अनुसार हो, बच्चों के रुचि के अनुसार हो, बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास करें,
बच्चों में तार्किक चिंतन की वृद्धि करें, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करें। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के नॉलेज में हर एक प्रकार से वृद्धि करें। ऐसे हमारे टीएलएम या ऐसे शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण सामग्री की बात करें तो इनको मुख्यतः 3 रूप से बांटते हैं। पहला है दृश्य सामग्री, ठीक है। दूसरा है श्रव्य सामग्री। अब दृश्य सामग्री जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि चार्ट हो गया, चार्ट पेपर हो गया, और कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, न्यूज पेपर हो गया, न्यूज पेपर हो गया, किताबें हो गई। ये सब कैसी सामग्री हैं? ये सब दृश्य सामग्री हैं जिनको बच्चा देख करके पढ़ करके सीखता है। श्रव्य सामग्री की बात करें तो जैसे रेडियो हो गया, मोबाइल फोन को भी हम मान सकते हैं, ठीक है। अगर चलिए मोबाइल पढ़ा देते हैं, रेडियो हो गया, एफएम हो गया, ठीक है। इसका साउंड हो गया, हमारा साउंड हो गया, और एक कान की जो मशीन आती है, ईयर मशीन, इन सब को हम श्रव्य सामग्री में मानते हैं, ठीक है, जिनसे हम सुन करके चीजों को सीखते हैं। अगला आपका आता है दृश्य श्रव्य दोनों। ऐसी सामग्री जो दोनों रूप में यूज की जाए, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, और इसके साथ साथ स्मार्ट टीवी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया आपका। तो ये सब ऐसी सामग्रियां हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और इनसे हम आसानी से चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। फिल्म हो गया, कार्टून हो गया, जो चीजें आपको दिखे कि इसमें हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वो सब इनमें आ जाएगा। और ऐसी सामग्री जिसको हम सुन पा रहे हैं वो सर्वे में जाएगा, और ऐसी सामग्री जिसको हम देख पा रहे हैं वो आपका किस में चला जाएगा? उसमें चला जाएगा आज दृश्य में, ठीक है। क्लियर? देखिए, तो ये छोटा टॉपिक था शिक्षण सामग्री का। देखिए, फालतू पढ़ के कोई लाभ नहीं है, दुनिया भर का पढ़ डालिए। जैसे अब इसमें आएगा ब्रेल लिपि, किसमें जाएगा? तो देखिए, ब्रेल लिपि जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी जो हमारा पॉइंट है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। आखिरी पॉइंट हमारा है समस्या। ये समस्या है क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, जो पठन पाठन की प्रक्रिया में रुकावट पैदा करे, क्या पैदा करे? रुकावट पैदा करे, वही क्या है? समस्या है। सिंपल सी बात है। अब वो रुकावट कैसी भी हो सकती है। कोई बच्चा मानसिक रूप से गड़बड़ होगा, किसी को चोट लग जाएगी, कोई पढ़ने में कमजोर होगा, किसी के घर की स्थिति सही नहीं रहेगी, कोई बच्चा मार खा के आ रहेगा, कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं जा रहा है, कोई बच्चा बहुत दिमाग से कमजोर है। किसी भी प्रकार की समस्या हो जो पठन को प्रभावित कर रही हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? समस्या। अगर हम देखें तो इनका अगर हम सब डिवीजन करें तो एक होता है मानसिक समस्याएं, मैंने आपको बता ही दिया कौन सा। जैसे बच्चा अगर मंद बुद्धि का है, या बच्चे को मानसिक चोट आ गई है, तो ये सब किस में जाएंगे? ये सब जाएंगे मानसिक समस्या वाले में। फिर आता है सामाजिक समस्यात्मक बच्चे या सामाजिक समस्या, जैसे कि बच्चे के पारिवारिक माहौल उसका ठीक नहीं है, उसका परिवेश ठीक नहीं है, जिस परिवेश से वो आया है, कक्ष का वातावरण नहीं सही है, तो भी बच्चे को सीखने में रुकावट होगी या बच्चा चीजों को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और ले लिया गया है व्यक्तिगत समस्याएं। देखिए, व्यक्तिगत समस्याएं की बात करें तो प्रत्येक बच्चा अपने में अद्भुत होता है, तो हर एक बच्चे की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत समस्याओं में, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने ईवीएस पेडोलॉजी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके अतिरिक्त कोई चीजें आएंगी तो हम उसको कह लीजिए कि जब पेपर सॉल्व करेंगे वहां कवर कर लेंगे। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास से हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ेंगे, जहां से आपको मजेदार क्वेश्चन, और अब कल क्लास आपको थोड़ा मजेदार भी लगेगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तक के लिए नमस्कार।